सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और आज हम बात कर रहे हैं विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। क्या होता है विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्टेट का दर्जा क्या होता है, क्या इस संदर्भ में हमारे संविधान में कुछ प्रावधान कर रखे हैं, किन किन राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है, किस आधार पर ये दर्जे दिए गए हैं और ये दर्जे कब कब दिए गए हैं, किन राज्यों को अभी इन प्रकार के राज्यों का दर्जा देना बाकी है, कौन कौन से राज्य इस संदर्भ में विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो मित्रों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम मुद्दे की ओर लौटते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। भटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंशन है जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, भटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, www
bhatner.ias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और यह कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम इसको क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। पहले हम ये पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ने का हमारा क्रम देख लीजिए कि किस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, या कितने राज्य हैं, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान समय में कुल कितने राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त है। तीसरा हम पूछेंगे कि जो राज्यों को दर्जा दिया गया है वो कब कब दिया गया, यानी कब दिया गया, किसकी सिफारिश पर दिया गया, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का हमारा हो, इसको बिल्कुल हम लास्ट में पढ़ेंगे या कोशिश करेंगे उसको पहले भी पढ़ लें। क्या पढ़ेंगे हम? देखिए, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं मित्रों। क्या है? स्पेशल स्टेट्स वर्सेस हम पढ़ेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इनमें क्या फ़र्क है और बड़ा लंबा चौड़ा फ़र्क है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जो अभी डिमांड कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा देने की। ये सब चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि किस बेस पे विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिलता है। और एक इसमें हम ये पढ़ सकते हैं, छठा हम यहाँ पे लिख देते हैं। छठा हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका जो प्रशासन है, उसकी जो शासन व्यवस्था है, उसका जो बजट है, उसका सामान्य राज्यों से कितना फर्क है, कितना अंतर है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। यानी विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा अगर मिल गया है तो उसको ऐसी कौन सी नई चीज़ें मिली है, उसको कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मिली है जो कि एक औसतन एक सामान्य राज्य में नहीं होती। तो ये सारे बिंदुओं पे आज हमें चर्चा करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के आधार क्या है। देखिए, हम यहाँ पे शुरू करते हैं आधार। बेस, किस बेस पे आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। पहला, दुर्गम इलाके वाला पर्वतीय भूभाग है तो उस बेस पे आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि किसी एक ही आधार पे विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। ये भी हो सकता है कि 4-5 आधार हैं हमारे पास विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, तो दिया जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ राज्य कोई है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि विशेष राज्य, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा जो मिलता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का जो दर्जा मिलता है वो किस वजह से मिलता है। पहला है कि उस राज्य में जो एरिया है वो पर्वतीय भूभाग हो, दुर्गम इलाका हो, और उसमें उस राज्य की जो स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक हो, या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उस राज्य का टच हो, यानी कि वो राज्य छोटी बड़ी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हो। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो, और इसी में हम लिख सकते हैं कि राजस्व भी क्या है उसमें कम हो। यानी कि टेन्योर की जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू की जो मात्रा वो बहुत कम है, ये भी है। और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि अगर हम राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं और उसके बाद में उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा फर्क है। यानी कि केंद्रीय प्रति व्यक्ति आय और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इस आधार पर भी उस राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।
आधारभूत ढांचे का अभाव। आधारभूत ढांचे का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर किसी राज्य की बात करें तो उस राज्य का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उस राज्य की अर्थव्यवस्था यहाँ पे टिकी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य है, कृषि के कारण इसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, या फिर उद्योगों के कारण, या फिर पर्यटन के कारण, है ना, या फिर वहाँ पे अगर पर्वतीय भूभाग है तो विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ पे होती है इस कारण से, या फिर बागवानी, यानी बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं जिसके आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन अगर किसी राज्य के पास ऐसा कुछ आधारभूत ढांचा है ही नहीं कि वो कह सके कि भाई मेरी अर्थव्यवस्था इस चीज़ पे टिकी हुई है, तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। पांचवा है जनजातीय आबादी की बहुलता, यानी कि वहाँ पर जनजातीय जो आबादी है वो अधिक है। यानी कि कुछ अगर ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं कि जो विशेषतः जनजातीय राज्य ही हैं, तो उनमें से हो सकता है कि इनमें से ये चार वाली कोई भी विशेषता उसमें नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, सिर्फ जनजातीय आबादी की बहुलता है, सिर्फ इस आधार पर भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि या 2 या 3 विशेषताओं को मिलाकर, ये भी हो सकता है कि सभी विशेषताओं को मिलाकर। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी राज्य को अगर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाता है तो कम से कम कितनी कंडीशंस उस पर लागू होती हो। उस पर एक कंडीशन भी लागू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, सभी भी हो सकती है, यानी कम से कम एक तो होगी ही होगी। छठा है कम घनत्व, यानी कि घनत्व बहुत कम है, बिखरी हुई आबादी है, तो ऐसे किसी एरियाज को भी हम विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दे सकते हैं। और 7वां है राज्य का पिछड़ापन। राज्य शैक्षिक दृष्टि से, राज्य आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से किसी भी तरीके से अगर पिछड़ा हुआ है, उसको अगर हम पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखते हैं तो उस पिछड़ापन के कारण भी किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये तो है आधार। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे संविधान में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ प्रावधान है? तो बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इन आधारों पर किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सारी जो कंडीशंस हैं ये कहाँ से आई? तो मित्रों, इसके लिए अगर हमें बात करनी है तो जो 5वां वित्त आयोग था, 5th फाइनेंशियल कमीशन, 5वां वित्त आयोग जो था, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर संसद ने या केंद्र सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा ये कॉन्सेप्ट लेके आई। कौन लेके आया? प्रश्न पूछा जा सकता है। 5वां जो वित्त आयोग था, 5th फाइनेंशियल कमीशन जो था, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर संसद या केंद्र सरकार विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा लेकर आई। 5वां वित्त आयोग 1969 में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय विकास परिषद के परामर्श पर राष्ट्रीय विकास परिषद का परामर्श लिया गया। 1969 में 5वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा लाया गया। अब विशेष श्रेणी के राज्य जो होंगे वो कैसे होंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं देनी है, इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद से परामर्श किया गया और गॉडगिल फार्मूले के तहत उस समय केवल और केवल 3 राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया। और वो 3 राज्य कौन कौन से थे मित्रों? 1969 में अगर हम बात करते हैं तो 3 राज्य थे, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य थे जिनको 1969 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इनको मिला है विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। अब दोनों में फर्क क्या होता है, हम उस मुद्दे पर भी आते हैं धीरे धीरे। पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। दोबारा से 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह विशेष श्रेणी राज्य का दर्जे का कॉन्सेप्ट आया। इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद से परामर्श किया गया। गॉडगिल फार्मूले के तहत 1969 में हमने 3 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दे दिया 1969 में।
तो मित्रों पहले 1969 में अगर बात करते हैं उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो किनको विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया, असम को, नागालैंड को और जम्मू कश्मीर को। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक अगर हम बात करते हैं तो कुछ और राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे में शामिल कर लिया गया। और वो कौन कौन से राज्य थे? हिमाचल प्रदेश, ये कह सकते हैं चौथा राज्य था, मणिपुर पांचवा, मेघालय छठा, सिक्किम सातवां और त्रिपुरा आठवां। यानी कि 1979 तक अगर हम बात करते हैं तो टोटल 8 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और हम ये बात करते हैं कि 1969 में किनको दर्जा दिया गया, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से लेकर 1974 तक। इस दौरान सिर्फ 3 राज्य थे, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी कि टोटल 8 स्टेट हो गए जिनको विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिल गया था। 1990 की वार्षिक योजना के तहत, ये पंचवर्षीय योजना नहीं थी, ये 1990 में एक वार्षिक योजना थी। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि अब कुल स्टेट कितने हो गए हैं मित्रों? अरुणाचल प्रदेश जो था वो था 9वां स्टेट और मिजोरम था 10वां स्टेट। और 2001 की अगर हम बात करते हैं, 2001 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया उत्तराखंड को। और ये विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त किया हुआ अभी तक का अंतिम राज्य है। पहले हम लोग किस की बात की? आसाम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर की। और लास्ट में बात करते हैं तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। और इन राज्यों को किन आधार पर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया, ये हम पढ़ चुके हैं कि इनका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच है, इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, पर्वतीय भूभाग है, आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हो पाया है, पिछड़ापन है, जनजातीय जो आबादी है उनकी बहुलता है। इन सभी आधार पर इन 11 स्टेट्स को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है गॉडगिल फार्मूले के अंतर्गत, 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर और राष्ट्रीय विकास परिषद के परामर्श पर। देखो हमने पढ़ लिया कि किन आधार पर विशेष राज्य का या विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाता है। हमने पढ़ लिया कि कब ये दर्जा दिया गया, कैसे दिया गया, किसकी अनुशंसा पे दिया गया, ये हम पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसको जो सामान्य राज्य होते हैं उनमें से क्या फ़र्क होता है, इनके क्या अंतर होता है। देखिए जो विशेष राज्य का दर्जा है, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा जिनको मिल चुका है, जैसे अभी मैंने बात की है कि 10 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, संघ राज्य क्षेत्र हो गया जम्मू कश्मीर, ये टोटल 11 हो जाएंगे। जब संख्या की दृष्टि से गिनेंगे तो 11 ही रहेंगे, लेकिन राज्य प्लस एक यूटी, उस हिसाब से 11 क्षेत्र हो गए हैं। तो 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे कोई भी केंद्रीय योजना जब लागू होती है, कोई विकास कार्यक्रम है, तो उसमें जो भी पैसा खर्च होता है उसमें उनको 90% हिस्सा तो केंद्र सरकार की तरफ से ग्रांट के रूप में या यूँ कहें कि अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, जो कि उनको वापस नहीं करना होता है। सिर्फ 10% राशि ही होती है जो उनको ऋण के रूप में मिलती है, वो भी बिना ब्याज के, जो कि उनको केंद्र सरकार को वापस लौटानी होती है एक निश्चित समय सीमा के भीतर। देखिए 90% राशि, अगर मान लेते हैं किसी विकास कार्यक्रम में 100 रुपये का खर्च हुआ है टोटल, तो 90 रुपये तो उस विशेष राज्य को केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी अनुदान के रूप में, जो कि वापस नहीं करना है। 10 रुपये जो होते हैं वो बिना ब्याज के मिलते हैं और बाद में एक निश्चित समय सीमा के भीतर वो जो ऋण होता है, वो जो राशि होती है, वो केंद्र सरकार को लौटानी होती है। लेकिन जो सामान्य राज्य होते हैं, अगर उनकी बात करें, सामान्य राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार का कोई भी कार्यक्रम है, कोई विकास कार्यक्रम है, कोई योजना है, उसमें जितना खर्च होता है उसका 30% तो मिलता है उनको ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में,
और बाकी का 70% उनको मिलता है ऋण के रूप में ब्याज सहित। उस पर ब्याज भी लगता है, वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार को वापस लौटाना होता है। देखिए क्या कितना बड़ा फर्क है। जो सामान्य राज्य होते हैं, यानी इन 11 स्टेट्स को निकाल दो, बाकी जितने भी राज्य बच गए हैं उनको किसी भी केंद्रीय योजना के तहत 30% राशि तो ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में मिलेगी, जो कि वापस नहीं लौटानी होती है। लेकिन बाकी की जो 70% राशि है वो ब्याज सहित एक निश्चित समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार को लौटानी होती है। जबकि यहाँ पे कितनी है? केवल 10%। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सबसे बड़ा अगर हम ये कहें फ़ायदा तो यही है कि केंद्रीय योजना के लिए नाम मात्र का ही पैसा खर्च करना पड़ता है। तो एक तो हमने बात कर ली है कि जो केंद्रीय कोई योजना है, कोई विकास कार्यक्रम है, उसमें विशेष श्रेणी राज्य के जो दर्जा होता है उसको केवल 10% राशि ही जो अपनी लगानी पड़ती है, या यूँ कहें कि 10% राशि ही है जो केंद्र सरकार को वापस लौटानी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जितने भी प्रकार के टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इन सभी करों में, इन सब टैक्स में भी भारी छूट मिलती है। किनको? जिन राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला होता है। बाकी राज्यों को एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी में, इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है, लेकिन जिन राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला हुआ है उनको इन सभी टैक्स में भारी छूट मिलती है। जिससे क्या होता है, अब जब टैक्स में जब भारी छूट मिलेगी, इससे क्या होता है, पूंजी निवेश का आकर्षण बढ़ता है। और जब पूंजी निवेश का आकर्षण बढ़ेगा, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे, तो उस राज्य का पिछड़ापन दूर होगा, उस राज्य का विकास होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। 1960 तक अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि इन राज्यों के विकास के लिए, इन राज्यों के पिछड़ापन को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाए। दो ऑप्शन हम ये कह सकते हैं कि उस समय केंद्र सरकार के पास थे कि या तो क्या किया जाए कि ये जो पिछड़े हुए राज्य हैं, जो अविकसित राज्य हैं, जिनमें ये कह रहे हैं कि जनजातीय आबादी की बहुलता है, या तो ये हो सकता था कि इनको किसी विकसित राज्य में मर्ज कर दिया जाए, जो भी इनका पड़ोसी राज्य है। भी मान लेते हैं ये एक राज्य है जो कि पिछड़ा हुआ है, ये इसके टच में राज्य है जो कि विकसित है, या तो इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए। एक ऑप्शन तो ये था, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि इनको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। अब पहले वाला ऑप्शन तो शायद संभव नहीं था कि एक राज्य को दूसरे राज्य में, या दो राज्यों को किसी अन्य राज्य में मर्ज कर दिया जाए, तो ये तो शायद संभव नहीं था। लेकिन विशेष श्रेणी का राज्य दिया जाना ये कहीं ना कहीं उचित था। लेकिन चूंकि उस समय केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी और लगभग सभी राज्यों में भी कांग्रेस सरकार थी, तो जब कभी ऐसा होता है कि एक ही दल की सरकार केंद्र में, राज्य में होती है, तो वहाँ पर विरोध की संभावनाएं बहुत कम होती है, तो इसलिए उसका विरोध उतना नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 1967 के बाद विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बननी शुरू हुई, तो विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जे की मांग को लेकर काफ़ी विरोध होने लगा। और जैसे हमने पढ़ा है 1969 में 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे दिए जाने प्रारंभ किए गए। और जैसे हमने पढ़ा कि उत्तराखंड जो है अभी तक का अंतिम राज्य है जिसको विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा मिला। कुछ और ऐसे राज्य हैं जो विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली 5 राज्यों की हम इसमें बात कर सकते हैं: बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश। और अगर हम बिहार की और आंध्र प्रदेश की बात करें तो बहुत ज़्यादा आंदोलन भी हुए थे, संसद में की कार्यवाही को भी बहुत समय तक रोके रखा विशेष श्रेणी का दर्जा लेने के लिए। लेकिन जो 14वां वित्त आयोग है, 14वें वित्त आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करके ये कहा कि अब इसके बाद किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, तो पहले ये थी 32%, लेकिन 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर इस 32% की जो संख्या है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10% बढ़ा दिया गया इसको, ये हो गई 42%। अब चूंकि 42% केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा हो गया है, तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि अब विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग ही कहीं ना कहीं अप्रासंगिक है, क्योंकि 42% जो हिस्सा है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। तो 14वें वित्त आयोग ने एक अनुशंसा की है कि अब उत्तराखंड के बाद किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा न दिया जाए। अब हम बात करते हैं
कि स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट में क्या फ़र्क होता है। यानी एक तो होता है विशेष राज्य का दर्जा, जिसको हम कह सकते हैं स्पेशल स्टेटस, और दूसरा होता है विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स। अब इन दोनों में फ़र्क है। जैसे हमने बात कर ली है कि विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे का जो कॉन्सेप्ट है, इसका कहीं पर भी संविधान में उल्लेख नहीं है। और जैसे हमने बात की है कि 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा पे ये सब कुछ हुआ, तो इसमें केवल और केवल अगर बात करें तो वित्तीय और आर्थिक सहयोग की बात होती है। यानी जो राज्य पिछड़े हुए हैं, केंद्र सरकार उनका वित्तीय और आर्थिक सहयोग करती है। इसमें सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, या यूँ कह सकते हैं कि कुछ सीमा तक कुछ जो कर हैं, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उनमें छूट दे दी जाती है। लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा होता है, इसका संविधान में उल्लेख है। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, वो अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि विशेष राज्य का जब दर्जा दिया जाता है तो उसकी विधायिका शक्ति, उसकी कार्यपालिका शक्ति अलग तरीके से काम करने लगती है। उस राज्य के संदर्भ में जो राज्य सूची है, जो समवर्ती सूची है, उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं रहता। तो जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था अक्टूबर 2019 तक, जो वो विशेष राज्य का दर्जा था, हालांकि अब नहीं है। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर को जो वित्तीय और आर्थिक सहायता मिलती है, वो विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा है, वो विशेष दर्जा नहीं है। तो विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास था, लेकिन विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा जो है वो टोटल 11 स्टेट्स की हमने बात कर ली है, उनको है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद में 7 सिस्टर जिनमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, ये सब आ जाते हैं। तो इन 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष श्रेणी राज्य का दर्जे में क्या फ़र्क है। इसका संविधान में उल्लेख है, जबकि इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इतनी ही बात करने वाले थे। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा क्या होता है, किस बेस पे मिलता है, हमने पढ़ लिया। किन किन राज्यों को मिला, ये भी हमने पढ़ लिया। कौन कौन राज्य इसकी डिमांड कर रहे हैं, हमने ये भी देख लिया। 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अभी किसी राज्य को दर्जा नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, ये टोटल बातों पर हमने चर्चा कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।